ऋग्वेदिक काल में राजाओं का मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि ऋग्वेदिक काल में राजा बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसकी सहायता के लिए 3 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। पुरोहित और सेनानी और ग्रामणी का उल्लेख मिलता है, जो राजन की सहायता करता था। यानी कि राजन अभी शक्तिशाली नहीं था, अभी कबीले का एक कह सकते हैं सरदार था। ऋग्वेदिक काल में राजन जो था, राजा एक कबीले का सरदार होता था, लेकिन उसकी सहायता के लिए 3 एक हिसाब से उसकी सहायता करते थे, पुरोहित और सेनानी और ग्रामणी। पुरोहित का शाब्दिक अर्थ है आगे स्थापित करना, मतलब पुरोहित किसी काम को आगे बढ़ाता था। कहीं पर उसे पुरोहित को पुरोष्पा कहा गया है, कहीं तथा उसके कर्म को पुरोहित कर्म कहा गया था, पुरोहित कर्म कहा गया। पुरोहित राजन की रक्षा और कबीले की विजय के लिए देवताओं से स्तुतियाँ और यज्ञ अनुष्ठान करता था। साथ ही पुरोहित कबीले का मनोबल बढ़ाने के लिए वो राजन के साथ युद्ध करता था। अर्थात पुरोहित का कार्य क्या था कि राजा को युद्ध में विजय दिलाने के लिए देवताओं से प्रार्थना करता था, देवताओं से स्तुति करता था कि हमारे राजा युद्ध में विजित हो जाएं। और कुछ अवसर पर अपनी सेनाओं को मनोबल बढ़ाने के लिए पुरोहित स्वयं भी राजन की सहायता के लिए युद्ध मैदान में जाता था। तो उसका जो कर्म होता था, जो कर्मकांड, पूजा पाठ, जो कर्मकांड होता था, उसी को ही पुरोहित कर्म कहते। जैसे क्या है, आप मंदिर में जाते हैं तो पुजारी पूजा पाठ करते हैं, जो पूजा पाठ की जो पद्धति है उसी को हम क्या कहते हैं, पुरोहित कर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से राजा, यहाँ पे पुरोहित का मेन कार्य था राजा को युद्ध में विजय दिलाना, और किससे, देवताओं से प्रसन्नचित करके, देवताओं को खुश करने के लिए वो अग्नि की प्रार्थना करता है, इंद्र की प्रार्थना करता है, प्रजापति की प्रार्थना करता है। अलग अलग देवताओं को खुश करने का पुरोहित प्रयास करता है कि उसका जो राजा है युद्ध क्षेत्र में विजित हो जाए, जिससे कि विजित हो जाए, इससे कि राजा की शक्ति में वृद्धि हो जाएगी और हमारा भी महत्व बढ़ जाएगा। भाई दोनों का महत्व बढ़ेगा। अगर युद्ध में विजय हो जाती है तो उनके पुरोहित जो होंगे उनको भी, क्योंकि पुरोहित क्या है, एक हिसाब से राजा की शक्ति बढ़ाने का कार्य वो करता है। हमेशा वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हमारी राजा में असीम शक्ति बढ़ जाए, और जिससे कि युद्ध क्षेत्र में उसे हार का सामना न करना पड़े, तो ये पुरोहित करता है। तो अगर राजा की विजित होती है, किसी क्षेत्र को राजा जीतता है, तो दोनों का, राजा का भी सम्मान होता है और पुरोहित का सम्मान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अगर राजा हार जाता है, इसका मतलब पुरोहित का भी पुरोहित की भी एक प्रतिष्ठा धूमिल होती है और राजा की प्रतिष्ठा धूमिल होती ही है। दूसरा है सेनानी। सेनानी का शाब्दिक अर्थ होता है सेना का नेता, यानी कि जो सेना का नेतृत्व करता था उसी को सेनानी कहा गया है। ऋग्वेद काल में दूसरा जो राजा मंत्रिमंडल का दूसरा अधिकारी था वो सेना था। तो सेनानी का शाब्दिक अर्थ होता है सेना का नेता। ऋग्वेद में सेना में कहीं कहीं पे प्रीत शब्द आया है और कहीं कहीं पे प्रीतना शब्द कहा गया है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद काल में अस्थाई सेना नहीं थी। ऋग्वेद काल में अस्थाई सेना नहीं थी, अभी सेना का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आया था। कबीले के तौर में थोड़े थोड़े लोग जब कभी ज़रूरत पड़ती थी तो सामग्री लेकर तैयार युद्ध करने के लिए, राजा की सहायता करने के लिए कबीले के लोग तैयार हो जाते थे। एक हिसाब से अस्थाई सेना अभी नहीं बन पाया था। ये आगे चलकर मौर्य काल, गुप्त काल में अस्थाई सेना बन पाया था। अभी ऋग्वेदिक काल में अस्थाई सेना का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आ पाया था, क्योंकि अभी अधिशेष उत्पादन नहीं था। ऋग्वेद काल में अधिक उत्पादन अभी नहीं हो पाया था। अभी लोग केवल अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही कुछ कर पाते थे, बो पाते थे। खाने पीने के बाद बहुत सा अधिशेष उत्पादन नहीं हो पाता था, क्योंकि उस समय भी लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। यानी कि कृषि व्यापक रूप से अभी ऋग्वेदिक काल के लोग या ऋग्वेदिक आर्य नहीं करना जानते थे। अभी पूरी तरीके से पशुपालन व्यवस्था पर आधारित था, थोड़ी बहुत कृषि कर लेते थे। लेकिन जब अस्थायी उत्पादन नहीं था, किसी मुद्दों पर कबीले जब लड़ता था, किसी मुद्दों पर जब कबीला लड़ता था, सभी, जब कोई मुद्दा होता था सभी कबीले लड़ते थे, उसमें केवल बच्चे और छोटे बूढ़े छोड़कर मतलब जब आवश्यकता पड़ती थी तो राजा की सहायता के लिए पूरा कबीला
राजा की मदद के लिए लड़ता था। आवश्यकता पड़ने पर सेनानी के द्वारा टोलियों का गठन करती थी, जिसमें व्रात गढ़ कई प्रकार की टोलियां जो थी वो सैनिक जो सेनानी जो होता था वो गठन करता था। छोटे छोटे कबीले तो थे, उनके नेतृत्व में छोटे छोटे टोलियों के रूप में सेनानी क्या करता था, वो सेनाओं को गठन करता था। ग्रामणी क्या होता था, शासन और सैनिक कार्यों के लिए ग्राम के नेता को ग्रामणी कहा गया है। शासन और सैनिक कार्यों के लिए ग्राम के नेता को ग्रामणी कहा गया है, या संभवतः गांव के लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। गांव के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। ऋग्वेद काल में चारागाह भूमि को ब्रज कहा गया है। चारागाह भूमि को अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता है। इन संदर्भों में ग्रामणी को ही बाद में ब्राजपति कहा गया है। खास बात, ऋग्वेद काल में जो पढ़ी शब्द आया है वो पशु चोर के लिए आता है। ऋग्वेद काल में पढ़ी जो शब्द है वो पशु चोर के लिए आता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में वही पढ़ व्यापारी बन जाते हैं। खास बात याद रखिए, जो ऋग्वेदिक काल में पढ़ शब्द आया है वो अधिकतर पशु चोर के लिए आया है, विशेषकर गाय की चोरी ज़्यादा होती थी। और उत्तर वैदिक काल में पढ़ जो है व्यापारी के लिए विशेष रूप से आता है। राजन के व्यक्तिगत पार्षद एवं इब्ब कहलाते थे। राजन का जो व्यक्तिगत अधिकारी होते थे वो इब्ब कहलाते थे। इन्हें राजा का उपस्थित या इब्ब राजा का व्यक्तिगत अंगरक्षक भी कहा जाता था। गुप्तचरों को स्पष्ट कहा गया है, जो परियों अर्थात पशु चोरों पर निगाह रखते थे। गुप्तचरों को ऋग्वेदिक काल में स्पष्ट शब्द आया है। ऋग्वेद में न्याय व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, ना ही ऋग्वेद में किसी न्यायिक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। यानी कि न्याय व्यवस्था जिस प्रकार से आज न्याय व्यवस्था जज होते हैं उस प्रकार की अभी ऋग्वेदिक काल में व्यवस्था नहीं हो पाई थी। लेकिन गुप्तचरों की व्यवस्था के लिए एक स्पष्ट नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जो अधिकतर पशुओं के चोरों पर निगाह रखता था। संभवतः सभा और समिति जैसी राजनीतिक संस्थाएं पंच निर्णय के आधार पर न्यायिक निर्णय करती थी। जो भी गांव में घटनाएं घटती थी या ऋग्वेद आर में जो भी कोई घटनाएं घटती थी, संभवतः सभा और समिति दो संस्थाएं जो थी वो किसी भी मुद्दे पर निर्णय करती थी। विशेष बात है कि ऋग्वेद काल में मृत्युदंड का प्रचलन नहीं था। मतलब ऋग्वेद काल में किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। अर्थात सत्यदाय शब्दाय, मनुष्य के जीवन की कीमत 100 गाय बताई गई है। मतलब अगर कोई मनुष्य को कोई मार देता है तो अगर 100 गायों का दान दे दे तो वो उस पाप से मुक्ति पा जाता था। इससे पता चलता है कि अपराधी मूल्य चुकाकर अपराध से मुक्त हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को मृत्युदंड दे देता है या किसी व्यक्ति को मार देता है तो अगर वो 100 गायों को दान दे दे तो उस अपराध से वह मुक्ति पा जाता है। खास बात यह है, तो ऋग्वेद काल में मृत्युदंड का प्रचलन नहीं था। इस प्रकार ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन में किसी प्रकार की पेचीदा या जटिल राजनीतिक संरचना नहीं थी। तो इस प्रकार से ये है, आज हमने चर्चा किया ऋग्वेद काल के राजाओं का मंत्रिमंडल में। ऋग्वेद काल में 3 अधिकारी थे, पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। पुरोहित का शाब्दिक अर्थ है आगे स्थापित करना, यानी कि पूजा करके अपनी राजा को वृद्धि करना। कहीं कहीं पर ऋग्वेद में पुरोहित के लिए पुरुषपा शब्द का उल्लेख आता है, और जो पुरोहित जो कर्म कांड करता है उसी को पुरोहित कर्म कहते हैं। पुरोहित राजन की रक्षा और कबीले के विजय के लिए हमेशा प्रार्थना करता था, यज्ञ अनुष्ठान करता था, पूजा पद्धत करता था। साथ ही पुरोहित कबीले का मनोबल बढ़ाने के लिए स्वयं भी राजा की सहायता के लिए युद्ध क्षेत्र में जाया करता था। सेनानी का शब्द होता है सेना का नेता, जो सेना का नेतृत्व करता है उसी को सेनानी कहा गया है। ऋग्वेद में कहीं कहीं सेना पर प्रीत अथवा प्रीतना शब्द आया हुआ है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद काल में अस्थायी सेना नहीं थी,
क्योंकि अधिशेष उत्पादन नहीं था। यानी कि सेना इसलिए नहीं था कि क्योंकि हम सेना के व्यवस्थित करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। अधिशेष उत्पादन ज़्यादा नहीं था, क्योंकि सेना रखने के लिए क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए। तो जब ज़्यादा उत्पादन जब फसल की नहीं होती थी तो हम सेना को रख नहीं सकते थे। तो इसलिए जो सेना राजन की सहायता करती थी वो टोलियों के रूप में थे, कबीले के रूप में थे। और जब किसी भी मुद्दे पर कोई होता है तो यही टोलियां राजा की सहायता करती थी। किसी मुद्दों पर कबीला आपस में लड़ता था और कबीले राजा की सहायता करता था, केवल उसमें बच्चे और वृद्ध को छोड़ दिया जाता था, बाकी कबीले के लोग स्त्री पुरुष दोनों लड़ते थे। आवश्यकता पड़ने पर सेनानी के द्वारा जो है कबीलाई टोलियों का नेतृत्व करता है। उसमें ब्रात और गण दो शब्द टोलियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद काल में। ग्रामणी शब्द आया शासन और सैनिक कार्यों के लिए। ग्राम के नेता को ग्रामणी कहा गया है। यह संभवतः गांव के लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। तो इस प्रकार से ऋग्वेद काल में पण पशु चोर के लिए आता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में पण व्यापारी के लिए आता है। इस प्रकार से हमने आज ऋग्वेद काल के पूरा लेक्चर समाप्त हो जाता है। कल उत्तर वैदिक काल के बारे में बताएंगे। तो ऋग्वेद काल में क्या क्या महत्वपूर्ण है कि उस समय राजा जो था बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। राजा का भी कॉन्सेप्ट आया था। राजा के पास अपनी कोई अस्थाई सेना नहीं थी, और जब अस्थाई सेना नहीं थी तो राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति बढ़ जाती है। अभी राजा की शक्ति को नियंत्रित करने वाला कौन था? सभा, समिति, विदत, 3 संस्थाएं थी जो राजा पर निरंकुश लगाती थी। ये मतलब सभा और समिति ही राजा का चुनाव करती थी, खास बात थी। तो इसलिए राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली अभी ऋग्वेद काल में नहीं हो पाया था। दूसरा, अभी राजा जो है अपने आप को देवताओं से नहीं जोड़ता है, अपने ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं कहता है। अभी वो कहता है, एक हिसाब से राजा कबीले का सरदार था। और ऋग्वेद काल में खास करके न्याय व्यवस्था का भी कोई परिकल्पना नहीं था, कि कोई न्याय अधिकारी भी नहीं था। ऋग्वेद काल में खास बात अस्थाई सेना भी नहीं थी, और मृत्युदंड का प्रावधान ऋग्वेद में एकदम नहीं था। बहुत कोई सजा अगर किसी का हो जाता था तो ये कहते कि 100 गाय दान में दे दो, तो उसकी क्या हो जाती थी, वो पाप से मुक्ति पा जाता था। तो इस प्रकार से आज हमने ऋग्वेद काल के राजाओं के मंत्रिमंडल को पढ़ा। इससे आप सभी लोग जरूर लाभान्वित हुए होंगे। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे कल उत्तर वैदिक काल पढ़ाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि आप हमसे जुड़ने के लिए अगर इसी प्रकार है तो हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र, उस पर यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो मिलाऊँ वो आपको तुरंत मिल सके। दूसरा है ऑटो प्ले पे गाइडेंस है, वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं। अब अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए, काहे कि बीए इसी महीने में, आपके अंत महीने में बीए फर्स्ट सेमेस्टर और बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए पेपर आपका शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप अपना प्रयास करिए। अगर किसी भी टॉपिक पर दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वैदिक काल काफ़ी लंबा चैप्टर है। काफ़ी मेरे ख्याल से 2 महीना हो गया, अभी ऋग्वैदिक काल समाप्त नहीं हो पाया है। अभी भी 8-10 दिन लग जाएंगे। उसके बाद कुछ विश्व इतिहास के बचते हैं, पिरामिड है या मिस्र की सभ्यता है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर। तो इसलिए आज के लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।